अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर पर हमले के लिए बड़ी तादाद में जंगी जहाज़ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पार्क कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन जंगी जहाज़ों को वहाँ पर खड़ा ही इसलिए किया गया है कि जैसे ही ताली बजेगी जनाब गो हेड मिलेगा, ये जंगी तैयारे जो हैं वो हरकत में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जो कि इंडियन नेवी की बहीरा अरब में मशकों के बाद वापस मुंबई चला गया था, उसको एक मरतबा फिर बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से भी 2 फ्रंट वॉर की जो तैयारियां हैं वो ना सिर्फ जारी हैं, बल्कि हैदराबाद फायरिंग रेंज के बाद टिल्ला फायरिंग रेंज को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसके ऊपर फ़ज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना ऊंचाई तक हर तरह की एयर ट्रैफिक के लिए बंद करते हुए 19 नवंबर तक का नया नोटिम भी जारी कर दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान में गवादर कोस्टल बेल्ट को 20 फरवरी तक हर तरह की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर गुजरने वाली एयर ट्रैफिक को ये वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए कम अज़ कम 48 घंटे कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो वजारत दिफा से इजाज़त तलब करेगी और इजाज़त तलब मिलने के बाद ही जनाब यहाँ से कोई कमर्शियल फ़्लाइट गुजर सकेगी। ये इक़दामात किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं और 2 फ्रंट वॉर किस तरह इनएविटेबल नज़र आ रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारतीय काबीना के इजलास के बाद जारी की जाने वाली करारदाद, दिल्ली हमले के मुमकिना किरदारों और दिल्ली धमाके के पस मंज़र में तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की भारतीय कोशिशों पर, क्योंकि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। कल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया था कि 5:30 बजे इंडियन मुकामी वक्त के मुताबिक भारत का एक अहम तरीन जो उनकी काबीना कमेटी है ऑन डिफेंस, उसका एक इजलास मुनक्कद होना था। उस इजलास में वाज़े तौर पर जो फ़ौज है उसको ऑपरेशनल तैयारियों को मुकम्मल करने के अहकामात दिए गए हैं और उस इजलास के बाद भारतीय काबीना का एक हंगामी इजलास भी मुनक्कद हुआ और उस इजलास के बाद एक करारदाद को मीडिया के लिए जारी किया गया। करारदाद में कहा गया है कि ये जो लाल किला के करीब कार धमाका था, इसको दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया जाता है और इस करारदाद के मुताबिक हुकूमत मुल्क दुश्मन अनासर ने ये जो कार्रवाई की है उसको सर अंजाम दिया है। काबीना के जारी होने वाले इलामिया के मुताबिक इंडिया ने एक संगीन दहशतगर्द हमले का सामना किया जो मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने लाल किले के करीब कार धमाके की सूरत में अंजाम दिया। इस वाक़े में मुतअद्दिद इमवात हुई और कई अफराद ज़ख्मी हो गए। काबीना ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए उम्मीद का इजहार किया और रेस्क्यू और तिब्बी अमले की बरवक्त कार्रवाइयों को सराहा। काबीना ने इस वाक़े में जान से जाने वाले शहरियों के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मासूम जानों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। करारदाद में इस हमले को बुज़दिलाना और इंसानियत सोज करार देते हुए इसकी सख्त मज़म्मत की गई और कहा गया, इंडिया दहशतगर्दी के हर मजहर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है और कारबंद रहेगा। इंडियन हुकूमत ने इस मौके पर दुनिया भर के ममालिक की जानिब से इजहार यकजहती और हमायत का शुक्रिया भी अदा किया और हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों को हदायत की कि वो वाक़े की तहकीकात मुकम्मल पेशावराना अंदाज में करें ताकि ज़िम्मेदारों और उनके मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। अब ये जो करारदाद है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, इसमें अगर आपने गौर किया हो तो इसमें किसी तरह के जो बैरूनी साजिश है उसका जिक्र नहीं किया गया। माजी की तरह इस मरतबा इंडिया की तरफ से ये जो दहशतगर्दी का वाक़या बकौल उनके हुआ है, उसका जो ताने बाने हैं उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ने या पाकिस्तान का लफ्ज़ अपनी इस करारदाद में इस्तेमाल करने के इसकी हत्तुल इम्कान जो है वो गुरेज किया गया है और उसकी जो वजह है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जब पहलगाम का अटैक हुआ था या उससे पहले उड़ी का अटैक हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ था, तो उन अटैक्स के फौरी बाद पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम
ठहराया गया था और इंडिया की तरफ से इस एक्ट को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने किसी तरीके से बाय करने से इनकार कर दिया था और इंडिया के ऊपर जवाबी वार करते हुए ये बात कही गई थी कि आप बगैर तहकीकात किस तरीके से पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भी यानी एक जानिब अटैक होता है 22 अप्रैल को और 22 अप्रैल की तकरीबन दोपहर को और उसके आधे घंटे के बाद जो FIR है वो दर्ज कर ली जाती है दहशतगर्दों के खिलाफ और इंडियन मीडिया उसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़ देता है और भारतीय वज़ीर आज़म फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का इजहार करते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भी पाकिस्तान ने इस वाक़े पर इजहार अफसोस का इजहार करते हुए जनाब इस बात का जिक्र किया था कि वो इंडिया के साथ हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की पेशकश भी की गई थी और इसके साथ साथ दुनिया के किसी भी गैर जानिबदार मुल्क के माहिरीन के ज़रिए भी इस वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की गई थी जिसको इंडिया की तरफ से रद्द कर दिया गया था। और यही वजह है कि पहलगाम वाक़े के बाद जब 6 और 7 मई को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया उस अटैक को दुनिया की तरफ से सनद कबूलियत नहीं बख्शी गई। यही वजह है कि एक जानिब पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल किरदार है वो बुलंद हुआ, पाकिस्तान को एक सफारती फतह भी नसीब हुई और जंगी फतह भी नसीब हुई और इंडिया इस सारे अमल में बहुत ज़्यादा पीछे चला गया और उसको आलमी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लिहाजा यही वजह है कि दिल्ली अटैक जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो में आपको साइंटिफिक एविडेंसेस के ज़रिए इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि ये किसी तरह का जो है वो बम धमाका नहीं है। अब इसको दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए नित नए जो जवाब हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। कभी इस बात का जवाब तलाश किया जा रहा है कि जनाब ये प्री मैच्योर बम था जो फट गया, यानी कच्चे ही बम तोड़ के ले आए थे गाड़ी में, कच्चे बम को गाड़ी में रख दिया जो गैस और फ्यूल के साथ मिलकर एक्सप्लोड हो गया। ये एक ऐसा अहमकाना बयान है जिसके बारे में किसी तरह की और कोई राय नहीं दी जा सकती। अलबत्ता इंडियन ये जो कैबिनेट है इसके इजलास के फौरी बाद इंडियन मीडिया के जरिए उसमें NDTV है, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स नाउ है, चैनल 18 है, इस जैसे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने फौरी तौर पर इस खबरों को नशर किया कि ये जो अटैक हुआ है दिल्ली में जिसको वो एक अटैक कहते हैं उसके अंदर तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल ये मुलव्वस हैं। अच्छा, उसके लिए जो तौजीहात हैं वो बड़ी अजीबोगरीब पेश की गई। बताया गया है कि ये जो डॉक्टर उमर जिनको वो तलाश कर रहे हैं और डॉक्टर मुजम्मल गनी इन दोनों के बारे में इंडियन मीडिया का ये कहना है कि वो जो है वो तुर्किया गए थे, वहाँ पर इस्तांबुल में उनकी जैशे मोहम्मद के से ताल्लुक़ रखने वाले किसी हैंडलर के साथ मुलाकात हुई थी और तुर्की ने इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया था। ये उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम सामने आया जिसके ऊपर तुर्किया ने शदीद इजहार नापसंदीदगी का जो है ना उन्होंने किया कि जनाब आप किस तरीके से विदाउट एनी एविडेंस तुर्की को दहशतगर्दी के प्लॉट के साथ जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये जो 3200 किलो ये जो नाइट्रेट आया था इंडिया में वो बांग्लादेश और नेपाल से आया था और इसके साथ साथ इस बात का इल्ज़ाम भी बांग्लादेश पर आयद किया गया है कि बांग्लादेश में इस वक्त ISI स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और वहाँ से जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुबैना दहशतगर्द हैं वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। नेपाल को भी इसी प्लॉट का हिस्सा करार दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि कल बांग्लादेश ने भारतीय मीडिया की तरफ से इन इल्ज़ामात के बाद इंडियन जो सफ़ीर हैं बांग्लादेश में उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया। उनके साथ इंडियन मीडिया की तरफ से बांग्लादेश पर लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर शदीद एहतजाज किया और इंडियन हुकूमत को उनके सफ़ीर के ज़रिए डिमाश किया गया और सफारती लबो लहजे के
के अंदर डी मार्च इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इजहार नापसंदीदगी की अलामत होता है और वाज़ेह तौर पर बांग्लादेश की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि इंडिया बगैर सबूत हमारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम ना लगाए और अगर इंडिया के पास कोई सबूत हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो वो बांग्लादेश के साथ शेयर किए जाएं। नेपाल की तरफ से भी इसी तरह के रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया गया और नेपाल की तरफ से कहा गया कि ये अफसोसनाक है कि इंडिया बगैर किसी सबूत के नेपाल के ऊपर ये जो बारूदी मवाद है इसकी नकलो हरकत का इल्ज़ाम आयद कर रहा है और बगैर इल्ज़ाम ये जो सब कुछ है ये इनफैक्ट इंडिया और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने का सबब बन सकता है। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत ने इस मर्तबा क्या खेल खेला, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की ये बात तो वेल इस्टेब्लिश है कि दिल्ली में होने वाला धमाका एक आम दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था बल्कि इंडिया की तरफ से एक बड़ी मूव थी जियोपॉलिटिकल कैंपेन के लिए और उसको लॉन्च करने के लिए और ख़ास तौर पर उन तमाम ममालिक को निशाना बनाने के लिए जो कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे वो जमहूरी तुर्किया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या चाहे वो नेपाल हो। बांग्लादेश ने हसीना वाजिद के जाने के बाद आउटराइटली पाकिस्तान का साथ दिया है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के नेवल चीफ ने भी बांग्लादेश का दौरा किया है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब ने भी वहां का दौरा किया है और इसके साथ साथ नेपाल के साथ भी अब पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात में और ज़्यादा इजाफा हुआ है और बांग्लादेश के साथ तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का कोई डिफेंस एग्रीमेंट भी तय होने के इम्कानात पाए जाते हैं। इस मर्तबा भारत की तरफ से पाकिस्तान का नाम फौरी तौर पर नहीं लिया गया और ये वो बात है जो पूरा खेल को समझने की चाबी है। इस मर्तबा भारत ने एक मरहलावार तरीक़ाकार को अपनाया जिसके ज़रिए आलमी राय आमा को हमवार करने की हिकमत अमली को इख्तियार किया गया और इसके लिए 3 ममालिक के नाम खुद से बयानिए में शामिल किए गए और इसका बुनियादी मकसद ये है कि तहकीकात का दायरा या ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्टर उमर या डॉक्टर मुजम्मल गनी की उसको चेक करते हुए बतदरीज बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया जाएगा। कहा जाएगा कि जनाब तुर्किया का इसके अंदर कोई रोल नहीं था, जैश का जो हैंडलर था वो आया था इस्तंबुल और इस्तंबुल में उसकी इनके साथ मुलाकात हुई थी और वहाँ से ही इनको हदायत जारी की गई थी और उन हदायत की बुनियाद के ऊपर ही ये जो धमाका खेज मवाद है वो इंडिया के अंदर जमा किया गया था। उसके साथ साथ इंडियन मीडिया में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मल गनी ने अपने तौर पर तकरीबन 27 लाख रुपए की फंड रेजिंग की थी और इस फंड रेजिंग के जरिए ये जो 3 मैट्रिक टन बारूदी मवाद था ये उन्होंने जमा किया था और इस बारूदी मवाद को इंडिया के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। अब उसके लिए जो तरीक़ाकार है कि 3 मैट्रिक टन का बारूदी मवाद एक घर के अंदर छुपा के रखना और फिर लोगों की नज़रों से भी बचा के रखना, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों से भी छुपा के रखना, अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। अब इन 3 ममालिक को जो कि इंडिया ने इस सारे अमल के अंदर जिनको पाकिस्तान के नेक्सस में शामिल किया है, इस हिकमत अमली के वो नताइज हासिल नहीं हुए जो भारत चाहता था, बल्कि तीनों ममालिक ने भारतीय प्रोपेगेंडा को ज़मीन बोस कर दिया और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की अस्करी तैयारी पर पड़ा जो अब फुल एक्टिवेशन मोड में आ गई है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि NDTV, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे ने फौरी तौर पर इस बात को नशर किया कि 2 मुश्तबा डॉक्टर्स 2022 में तुर्किया गए। तुर्की के ट्रांजिशनल जैश मोहम्मद नेटवर्क वहाँ पर जो है वो ऑपरेशनल था और तुर्की इस वक्त एंटी इंडिया हब बन चुका है और इसका मकसद पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जैश का ग्लोबल नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना था कि जैश अब एक ग्लोबल टेरर ग्रुप बन चुका है और इसके वहाँ पर बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर भी हैंडलर्स मौजूद हैं। यही काम बांग्लादेश और बाद में नेपाल
के ज़रिए किया गया और बुनियादी तौर पर इंडिया के ये तमाम इक़दामात आहिस्ता आहिस्ता तहकीकात की रोशनी में आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को टारगेट करना है। और यही वजह है कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी जब सवाल किया गया उनके साथ इंडिया में होने वाले इस टेरर अटैक का, तो उसने ये बात वाज़ेह अंदाज में कही कि इंडिया ने इस मर्तबा रिस्पॉन्सिबल तरीक़ाकार को अपनाया है। वो तहकीकात कर रहे हैं और हमें इंडियन इदारों की तहकीकात पर एतमाद है कि वो दुरुस्त तहकीकात करेंगे। अगरचे अमेरिका ने ये जो दिल्ली का वाक़या हुआ इसमें तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की है, लेकिन इंडिया ने ताउन की पेशकश को कबूल नहीं किया। और हम ये समझते हैं कि इंडिया के इदारे इतने प्रोफेशनल हैं कि वो इस सारे अमल की दुरुस्त अंदाज में तहकीकात कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि इस सारे अमल ने पाकिस्तान को अपना जो ऑपरेशनल नेटवर्क है उसको फ़ाल करने का मौका दे दिया और भारत के ये जो ग्लोबल फ्रेमिंग है इस वाक़े की, उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से अमली अस्करी इक़दामात किए गए। इससे पहले जो हैदराबाद में आर्टिलरी फायरिंग रेंज है उसको एक्टिव किया गया और अब टिल्ला फायरिंग रेंज को ऑपरेशनल कर दिया गया है और ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी जो है वो टेस्टिंग साइट है। यहाँ पर MLRS क्रूज़ मिसाइल टेलीमेट्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बुनियादी तौर पर टिल्ला फायरिंग रेंज के अंदर ऑपरेशनल तैयारियों का एक दूसरा अहम पहलू लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फौजी इस्तेदाद-ए-कार है उसमें भी इजाफा है और ये बुनियादी तौर पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंट की ऑपरेशनल रेडीनेस का इजहार है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से 20 फरवरी तक गवादर के लिए नोटम जारी किया गया है और इसके साथ साथ नेवी सर्विस फ्लीट को एक्टिव कर दिया गया है। सबमरीन जोन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हंगूर और ऑगस्टा आबदोज़ें जो पाकिस्तान की हैं उनको भी जो है वो ऑपरेशनल मोड में लाने का फैसला किया गया है। ये जो पाकिस्तान की जंगी आबदोज़ें हैं जिनमें हंगूर और ऑगस्टा शामिल हैं, इसमें बाबर क्रूज़ मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया गया है, यानी वहाँ पर लोड कर दिए गए हैं इन सबमरीन्स के अंदर। और दीगर तमाम जो पाकिस्तान के जंगी जहाज़ हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार है चाहे वो दीगर हैं, उनमें भी जो फ्रिगेट्स हैं वहाँ पर भी ये जो मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च कर दिए गए हैं और ये साउथ मैरीटाइम फ्रंट की रेडीनेस का इजहार है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के दोनों मिलिट्री एंड्स को एक साथ फाल कर दिया है, यानी अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का मिलिट्री एंड है या इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मिलिट्री एंड है, दोनों को एक साथ एक्टिव करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने बग़ैर शोर बग़ैर किसी बयानिए प्योर ऑपरेशनल सिग्नलिंग देते हुए इस बात को जाहिर किया है कि वो चाहे मशरकी फ्रंट हो या मगरबी फ्रंट हो या दोनों फ्रंट अगर एक साथ भी एक्टिव हो जाएं तो पाकिस्तान दोनों महाज़ों के ऊपर एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। अब चूँकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान ने इंडियन एलिगेशंस का किसी तरह का कोई लफ्ज़ी जवाब नहीं दिया, बल्कि अस्करी तैयारी को बढ़ाकर ये पैगाम दिया है कि किसी भी तलाश करदा बहाने की बुनियाद पर एस्केलेशन या पाकिस्तान पर जारहियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम है। दूसरी जानिब इंडिया की तरफ से ये बेंगलुरु एयरपोर्ट के मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आपको SU-30 जो कि इंडियन फाइटर जेट्स हैं वो और राफाल तैयारे आपको यहां पर पार्क होते हुए नजर आए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर इन जो तैयारे हैं इनको पार्क करने का बुनियादी मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल को टारगेट करना है और जोधपुर एयरबेस के ऊपर भी इसी तरह के जंगी तैयारों को लैंड कराया गया है और जोधपुर एयरबेस के जरिए ये जो बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है पाकिस्तान का, उस बॉर्डर के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ाने की कोशिश है। इसी तरीके से कल जो ड्रोन एक्टिविटी है ख़ास तौर पर इसराइली हरूप ड्रोन्स की, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर देखे गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना सिर्फ ये जो इसराइली हरूप ड्रोन्स थे वो मौजूद थे, बल्कि इंडियन एवैक्स तैयारे भी इंडियन हदूद यानी मकबूजा कश्मीर के ऊपर तकरीबन
40 घंटे तक इन्होंने प्रवास की है, खासतौर पर ड्रोन्स तैयारों ने। और इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान की ऑपरेशनल रेडीनेस और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री जो पोजीशंस हैं उनका जायजा लिया गया है। और ये सब कुछ गैर मामूली इकदामात हैं। ये बात तय है कि इंडिया ने इस धमाके के ताने बाने किसी ना किसी तरीके से जाकर पाकिस्तान के साथ जोड़ने हैं। और इस मर्तबा इंडिया पहलगाम जैसे वाक़े के बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल था वो रद्द-ए-अमल नहीं देगा, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैब्रिकेटेड एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ इस नेक्सस को जोड़ेगा। और यही वजह है कि ये जो करारदाद जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था उसमें वाज़े तौर पर ये जुमला मौजूद है कि इंडिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। यानी जैसे ही ये जो उनके जो चेन है वो कंप्लीट होगी सबूतों की, तो उसके साथ ही चाहे वो फैब्रिकेटेड हो उसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। और जो तैयारियां मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी हैं वो भी इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.